हाय। आपका लोहार क्लासेस में सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम लेकर के आए हैं। इसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम किया है। अब उसके जो प्रावधान थे उनमें कुछ संशोधन किया, उसकी जो कुछ कमियां रही उनको इसके द्वारा समाप्त किया गया था। यह उससे 20 वर्ष बाद पारित किया गया था, लागू किया गया था। इसके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, इसके जो प्रावधान थे वो क्या प्रावधान थे उसके बारे में बताइए। जो ब्रिटिश संसद थी, भारत का जो शासन है उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकार थे, उनमें कुछ कमी की गई थी। और इसके द्वारा उन अधिकारों में जो व्यापारिक अधिकार थे उनका जो शासन वगैरह है वो कहां से होने लगा था, ब्रिटेन से होने लगा था। यानी ब्रिटेन के द्वारा ही भारत में अलग से गवर्नर की नियुक्तियां होने लगी थी। अब यही स्थिति थी कि प्रत्येक प्रांत के लिए उस समय गवर्नर होता था। बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन मुंबई मद्रास के गवर्नर जनरल को भी अधीन रखा गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट के नियम के तहत कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था। केवल चाय और चीनी के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास बना रहा था। अब हम आपको इसी के बाद आज 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके जो प्रावधान थे, अठारह सौ तेरह के 33 के चार्टर एक्ट के जो प्रावधान है उनके बारे में बता रहे हैं आपको। पहले देखिए, प्रथम प्रावधान, सबसे पहला जो प्रावधान है, सबसे पहला जो प्रावधान था वो यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, यानी व्यापारिक अधिकार जो 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ कमी की गई थी व्यापारिक एकाधिकार में, चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास बना रहा था, परंतु और जो व्यापारिक अधिकार था वो उसमें समाप्त कर दिया गया था। परंतु 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी के पास जो व्यापारिक अधिकार थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उसके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं रहा है इस अधिनियम के द्वारा कि वो उस पर उस कंपनी का एकाधिकार बना रहे। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 1833 के एक्ट था उसके तहत पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इसमें चीन, के साथ व्यापार व चाय के व्यापार का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका चीन के साथ व्यापार का अधिकार और चाय के व्यापार का जो अधिकार एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा उसके पास रखा गया था, छोड़ा गया था, उसको 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अब कंपनी के पास कोई भी एकाधिकार नहीं बचा। कंपनी के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं रहा जिस पर कंपनी का एकाधिकार रहा हो। ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो नियंत्रण था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, क्योंकि वो कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए था। अब यहाँ पर कंपनी पर जो नियंत्रण था उसने रखा, परंतु यहाँ पर आकर के 1813 के जो चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार कंपनी के पास छोड़ा गया था, उसको भी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये दो प्रावधान। इसके बाद अगले प्रावधान की ओर बढ़ते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। तीसरे प्रावधान पर, देखिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसमें क्या था, पहले भारत पर एकाधिकार किया, व्यापार के उद्देश्य से आई, उसकी स्थापना की गई, और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था उसको पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल। और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी उसके अधीन कर दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पूर्ण रूप से उसके अधीन कर दिए गए थे, बंगाल के गवर्नर के अधीन। अब यहां पर क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, देखिए बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो 1833 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया था उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो प्रांतों पर शासन करता था, जो मुख्य अधिकार था जिसका बंगाल के गवर्नर को, अब यहाँ पर क्या किया, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किसका गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे भारत का गवर्नर जनरल पद नाम से जाना जाने लगा। अब जो संपूर्ण अधिकार थे वो भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए। किसको सौंप दिए गए, भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने, भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल का क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकांशतः कई बार पूछा गया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये बंगाल के भी अंतिम गवर्नर जनरल रहे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो भी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसको ध्यान रखना जरूरी है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। भारत का प्रथम और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, जब भारत जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो इसके तहत ही भारत का कानूनी केंद्रीकरण किया गया था। भारत का कानूनी केंद्रीकरण कर दिया गया। ये भारत का कानूनी केंद्रीकरण किया गया। भारत का कानूनी केंद्रीकरण किया गया, यानी कानूनी केंद्रीकरण का मतलब है भारत का जो शासन है, भारत के जो कानून बनने थे वो एक ही स्थान से बनाए जाने लगे। यानी भारत का कानूनी केंद्रीकरण किया गया, यानी संपूर्ण कानून एक जगह से बनने लगे। जो भारत का गवर्नर जनरल बनाता, अब उसी के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, पारित होते थे, उन्हीं को अधिनियम कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा? अधिनियम कहा जाने लगा। इसीलिए भारत का कानूनी केंद्रीकरण किया गया था, ताकि भारत के जो कानून बने, नियम बने, वो एक ही स्थान से बनाए जाएं। एक ही स्थान से बनाए जाए। तो भारत का कानूनी केंद्रीकरण किया गया कौन से एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का कानूनी केंद्रीकरण कर दिया। गवर्नर जनरल को ही केवल सपरिषद कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी इसी के तहत जो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम था, इसी के तहत गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसको सपरिषद, यानी उसकी जो परिषद थी उसमें जो सदस्य शामिल थे, उनके तहत ही अधिकार बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी वो गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था, वही भारत के लिए संपूर्ण कानून बना सकता था अपनी परिषद के तहत। उसकी जो परिषद थी उसमें 3 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 3 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी गवर्नर जनरल की। ठीक है, अगला जो प्रावधान है, यह जो परिषद बनी थी, इसके द्वारा ये जो कानूनी केंद्रीकरण दिया गया, कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया, तो इसीलिए एक विधि आयोग बनाने की बात भी की गई कि भारत के लिए एक विधि आयोग होना चाहिए, यानी एक कानून आयोग होना चाहिए जो कानून बनाने के लिए कार्य करे। के लिए विधि आयोग के गठन की बात की गई, यानी भारत के लिए एक विधि आयोग बनाया जाना चाहिए। भारत के लिए विधि आयोग बनाए जाने की बात कही गई। भारत के लिए एक ऐसा आयोग होना चाहिए, विधि आयोग की स्थापना की जाए, जो भारत के लिए कानून बनाए, कानून बनाने में मदद करे, गवर्नर जनरल की मदद करे। इसीलिए विधि आयोग के गठन की बात की गई थी। विधि आयोग के गठन की बात की गई, किस एक्ट के तहत की गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसको तहत गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। अब गवर्नर जनरल द्वारा जो पारित कानून थे, गवर्नर जनरल द्वारा पारित
कानूनों को अधिनियम कहा जाने लगा। यानी अब गवर्नर जनरल जो भी कानून पारित करता था उनको क्या कहने लगे? अधिनियम। क्या कहा जाने लगा? अधिनियम। यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा जो पारित कानून थे उनको अधिनियम कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 का चार्टर एक्ट था, गवर्नर जनरल और पारित कानूनों को क्या कहा जाने लगा? अधिनियम। क्या कहा जाने लगा था? अधिनियम कहा जाने लगा था। यानी अब जो विधि आयोग की स्थापना की गई थी, देखिए अब विधि आयोग की बात की है कि विधि आयोग होना चाहिए, तो प्रथम विधि आयोग भारत के लिए, प्रथम विधि आयोग भारत के लिए प्रथम विधि आयोग जो बनाया गया, भारत के प्रथम विधि आयोग जो बनाया गया था 1835 में, भारत के लिए प्रथम विधि आयोग 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। भारत के प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई? 1835 में लॉर्ड मैकाले। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था भारत के लिए। और विधि आयोग के जो सदस्य थे उनकी जो नियुक्ति करने का जो अधिकार था, विधि आयोग के सदस्य, विधि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का जो अधिकार था, अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल। यानी जो गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, वो विधि आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कर सकता था। उनकी नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान थे वो कौन करता था? गवर्नर जनरल करता था। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो विधि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए नौवां जो कार्य है उसके बारे में, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले पहले, या कह सकते हैं प्रथम, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले पहले व प्रथम विधि सदस्य थे। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें शामिल होने वाले पहले यानी प्रथम विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 3 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल होते थे? 3। तो चौथे सदस्य के रूप में की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में एक कानूनी
सदस्य को शामिल किया गया। यानी शामिल किया गया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम था उसमें यह भी प्रावधान किया गया गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें एक चौथा सदस्य कानूनी सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए। कानूनी सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए, ये प्रावधान भी किया गया था इसमें। तो चौथे सदस्य के शामिल होने का जो प्रावधान था उसमें 3 सदस्य थे, तो चौथे सदस्य के रूप में जो कानूनी सदस्य थे तो वो कौन बने? लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे, यानी कानूनी सदस्य थे। देखिए अगला जो प्रावधान है वो है भारत में यह अगला जो प्रावधान उसमें क्या था? भारत में पहले क्या था, जो अंग्रेज सरकार थी वो नियुक्तियों के संबंध में भारतीय व्यक्तियों के साथ भेदभाव करती थी। भारतीय व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है। जो अंग्रेजी जो शासन की जो शक्तियां थी या कुछ कंपनी वगैरह थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कुछ सदस्य थे, गवर्नर जनरल वगैरह थे, कार्यकारी परिषद थी, उन कुछ जो भारत के जो व्यक्ति थे उनको उसमें शामिल करने में भेदभाव किया जाता था कि अधिकांशतः पदों पर अंग्रेज जो अधिकारी थे या सदस्य थे उनको ही नियुक्त किया जाता था। अधिकांशतः अंग्रेज अधिकारियों और सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। इसीलिए 1833 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया उसमें भारत में नियुक्तियों में भारतीयों के साथ भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें भारतीयों के साथ नियुक्तियों में जो भेदभाव किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत नियुक्तियों में भारतीय सदस्यों के साथ यानी भारतीय जो व्यक्ति थे उनके साथ जो भेदभाव होता था उसको इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। अगला जो प्रावधान है उसको भी देखिए। यानी पहले क्या भारतवासी थे, जो भारतीय व्यक्ति थे उनको दास बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? दास। अंग्रेज अधिकारी या सदस्य भारतीयों को अपना दास बनाते थे और उन्हें भारत में या अन्य कई देशों में, अपने प्रदेशों में दास के रूप में बाहर भेज दिया करते थे। तो 1833 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा दास प्रथा, ये जो दासता थी को भी समाप्त कर दिया गया। जो दासता बनाई जाती थी, दासता को समाप्त कर दिया। दास जो प्रथा थी उसको अवैध घोषित कर दिया, दासता को अवैध घोषित कर दिया। दास प्रथा समाप्त कर दी गई और दासता को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया, यानी वो वैध नहीं रही। किस एक्ट के तहत? 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया और उसे अवैध घोषित कर दिया गया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत दास प्रथा पर रोक लग गई थी, थोड़ी बहुत उस पर रोक लगी, क्योंकि दास बनाना कोई भी जो भारतीय वासियों को जो दास बनाया जाता था वो उचित नहीं था। इसीलिए इस दासता को समाप्त करने या रोकने के लिए दास प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में देखते हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण मंडल कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था
उसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य कंपनी पर नियंत्रण करना था। जिसका कार्य क्या था? कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल की जो स्थापना की गई थी, सेनापति बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सेनापति को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सेनापति था या प्रधान था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल के प्रधान को, नियंत्रण मंडल के प्रधान को भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? मंत्री। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रण मंडल था, उसका जो प्रधान था यानी सेनापति था, उसको भारतीय मामले यानी भारत से संबंधित जो भी विवाद थे या मामले थे उनका मंत्री बनाया गया। वो भारतीय मामलों के बारे में अपने निर्णय करता और ब्रिटिश जो संसद थी उसके बारे में बताता रहता है। भारतीय जो मामले थे, कोई भी मामला हो उसके बारे में किसका मंत्री बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रधान था उसको उसका मंत्री बना दिया गया। उसी के द्वारा उसके भारतीय मामलों के जो कार्य थे उन सभी को देखा जाने लगा था। और इसका अंतिम प्रावधान जो 1813 का जो चार्टर एक्ट पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया गया था। अलग से अतिरिक्त रूप से रखे जाने थे। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए अलग से प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अलग से 1 लाख रुपए की जो राशि की गई थी, अब उसको इस एक्ट के तहत 1833 का जो एक्ट था उसके तहत शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा के प्रसार के लिए 10 लाख की राशि या रुपए शिक्षा के प्रसार के लिए 10 लाख की जो पहले जो 1 लाख थी उस राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 10 लाख कर दिया गया था। यानी भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए अब 10 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह प्रावधान किया गया था 1833 के एक्ट के तहत। यानी जो ये प्रावधान थे जो 1833 में किए गए थे, जिससे क्या है भारत में कुछ सुधार हुए, उसका जो प्रभाव पड़ा। इसीलिए जो 1833 का चार्टर एक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से अधिकांश से कई बार क्वेश्चन बनते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।